हेलो दोस्तों। इससे पहले हम लोग 1853 के चार्टर्ड एक्ट तक पढ़ चुके थे। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्राउन के रूल को। अब यहाँ पे कंपनी का जो रूल था वो जो शुरू हुआ था 1773 में और फाइनली आकर एंड हो गया 1853 के चार्टर्ड एक्ट के साथ ही। अब यहाँ पे क्राउन ने सारा जो भी शासन था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्राउन रूल को पढ़ना शुरू करेंगे। क्राउन ने क्यों लिया इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि द क्राउन रूल। द क्राउन। अब यहाँ से क्राउन का रूल स्टार्ट हो जाएगा 1858 से लेकर 1947 हमारी आज़ादी तक ये क्राउन का रूल चलता रहेगा। ठीक है। तो इंडिया के अंदर क्राउन रूल की शुरुआत 1857 में 1857 में एक विद्रोह हुआ, बहुत बड़ा विद्रोह था जिसे हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं और इसे सिपोई म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। और इसे कुछ लोग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। तो 1857 में जो ये विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के कारण पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि अब यहाँ से भारत के अंदर हम लोग डायरेक्ट रूल करेंगे। कहा कि अब हम लोग यहाँ पे एंसरेबल गवर्नमेंट की शुरुआत करेंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत करेंगे, गुड गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस की शुरुआत करेंगे। इन्होंने इससे रिलेटेड एक एक्ट पास किया 1858 अगस्त में। और ये जो एक्ट है वो 1 नवंबर 1858 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। किस तरह से? इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले उस समय जो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग, उसने इलाहाबाद में एक दरबार बुलाया 1 नवंबर 1858 को। उस दरबार में प्रिंसली स्टेट के प्रिंसेस को बुलाया गया, जमींदार को बुलाया गया और भी बहुत सारे जो बड़े लोग थे उन लोगों को बुलाया गया। और कैनिंग ने अनाउंसमेंट किया। उस अनाउंसमेंट को ही हम लोग क्वीन प्रोक्लामेशन कहते हैं। ये 1 नवंबर 1858 को हुआ था। ठीक है। इस एक्ट में और क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और इसका जो भी पावर था गवर्नमेंट का, टेरिटरीज का और रेवेन्यू का, उस सारे पावर को ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन को। इस एक्ट को बोला जाता है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी इस एक्ट को जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्राउन रूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो सबसे पहला एक्ट आया था इस सीरीज में, तो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है। इस एक्ट के पीछे का हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड जैसा मैंने बता दिया है, मेनली बैकग्राउंड यही रहा। इस एक्ट के पीछे का बैकग्राउंड रहा क्या? इट वाज इनेक्टेड इन द wake
of break break up of the revolt of 1857, 1857 के रिवॉल्ट के कारण ये इनेक्ट किया गया। इस 1857 के रिवॉल्ट को हम लोग पहले भी जान चुके हैं, लेकिन फिर से जान लेते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट। और इसको हम लोग सिपोही म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं, सिपोही म्यूटिनी। इस एक्ट को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। एक्ट इज ऑल्सो नोन एज गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ब्रिटिश क्राउन ने बोला, यहाँ से बैकग्राउंड तो ये रहा, ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि अब यहाँ से एंसरेबल गवर्नमेंट की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी ने लगाकर बहुत सारे यहाँ पर प्रिंसली स्टेट थे, उन लोगों का जो भी जो टेरिटरी था उसको अपने कब्जा में ले लिया था, उस चीज़ को भी यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एंड कर दिया गया। लैप्स एंडेड। और क्या हुआ, कोई भी एनेक्सेशन अब नहीं होगा। ब्रिटिश क्राउन ने कहा नो एनेक्सेशन, क्योंकि ये जो रिवॉल्ट हुआ था इसका मेन रीज़न ये भी था क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर भी इस रिवॉल्ट में आए थे, क्योंकि उनकी जो टेरिटरी थी उसको भी कब्जा करने की कोशिश की गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, नो एनेक्सेशन, इसको गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और क्या बोला इन लोगों ने कि एंसरेबल गवर्नमेंट अब यहाँ से शुरुआत की जाएगी। एंसरेबल गवर्नमेंट की शुरुआत होगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत होगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत होगी और गुड गवर्नमेंट की शुरुआत होगी। ठीक है, ये इस एक्ट को आने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और उसके पावर को ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन को। अबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, एंड ट्रांसफर्ड ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट का पावर, टेरिटरीज का पावर एंड रेवेन्यू का पावर, इसको ट्रांसफर कर दिया गया टू ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, एक्ट को पास कब किया गया, अगस्त 1858 में। जो एक्ट ऑफ 1858 है उसे पास किया गया कब, पास्ट इन अगस्त 1858, 1858 में अगस्त में पास किया गया। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है 1 नवंबर 1858 में हुआ।
इम्प्लीमेंटेड इन 1 नवंबर 1858 में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। और इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया गया? दिल्ली इलाहाबाद दरबार बुलाकर। तो 1 नवंबर को क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार बुलाया और उसके बाद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया, और उसी को क्वीन प्रोक्लामेशन बोला जाता है। ठीक है, 1 नवंबर को क्या किया, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग जो है वो क्या किया, दरबार बुलाता है इलाहाबाद में। ठीक है, जिसमें सारे प्रोमिनेंट पर्सन को बुलाया जाता है, जमींदार, प्रिंसली स्टेट, किसको किसको, प्रिंसली स्टेट के प्रिंसेस को बुलाया जाता है, प्रिंसली स्टेट, जमींदार एंड और प्रोमिनेंट पर्सन्स को बुलाकर इस चीज़ का अनाउंसमेंट कर देता है, और यहीं से ये जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, बुलाता है और अनाउंसमेंट कर देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इलाहाबाद में दरबार हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं क्वीन प्रोक्लामेशंस, क्वींस प्रोक्लेमेशन। ठीक, अब यहाँ से ये एक्ट पूरी तरह से इंडिया में लागू हो जाता है। अब हम लोग इस एक्ट के फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो क्या देखा जाएगा, फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, फीचर्स, इस एक्ट के फीचर्स को हम लोग देखेंगे। फीचर्स क्या क्या हैं इस एक्ट के? सबसे पहली बात कही गई कि इंडिया अब यहाँ से गवर्न किया जाएगा इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, मतलब कि ब्रिटिश क्राउन के नाम पे अब यहाँ से इंडिया को चलाया जाएगा। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या की गई, डेजिग्नेशन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की थी उसे बदलकर वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। जो वाइसराय बनाया गया वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया ब्रिटिश क्राउन का। जो भी कुछ होगा वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को वो इन्फॉर्म करेगा, और जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़ है यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन को वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के तरह ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे काम करेगा। इसी एक्ट में सबसे पहला जो वाइसराय बना वो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, क्योंकि और ये लॉर्ड कैनिंग ही था जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहा और फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी यही बना, क्योंकि 1858 में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और उस समय ये एक्ट आया। इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट को बदल दिया गया और इसे वाइसराय का बना दिया गया। तो सबसे पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ही बना। यहाँ एक और चीज़ किया गया, जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम था उसको अबोलिश्ड कर दिया गया। कौन किस तरह का डुअल गवर्नमेंट? डुअल गवर्नमेंट जैसा हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि दो बॉडी काम कर रही थी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बॉडी थी, दूसरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, और जो दोनों मिलकर काम कर रही थी तो ये दोनों कहीं न कहीं डुअल गवर्नमेंट की तरह काम कर रही थी, जिससे बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। तो इस एक्ट के माध्यम से इन दोनों जो बॉडियां थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनको समाप्त कर दिया गया और एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट क्रिएट किया गया। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगी वो गवर्न करेगी इंडिया को थ्रू वाइसराय के थ्रू, और इसका मदद करेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया लॉर्ड स्टैनली को। इस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसे पूरी तरह से पावर और कंट्रोल दे दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया के लिए।
और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट से, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसे जवाब देना होगा कि इंडिया में किस तरह से काम चल रहा है, क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो मेंबर ही था ब्रिटिश कैबिनेट का, इसलिए क्या था कि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, इससे पहले जो नॉमिनेट किया जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो खुद ही एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है, तो इसलिए वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसको किसी भी तरह से जो भी चीज़ यहाँ होगा उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में बताना होगा। इंडिया अब से गवर्न किया जाएगा, इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of Her Majesty। ठीक, मतलब ब्रिटिश क्राउन के नाम पर और उसके द्वारा इंडिया आपसे गवर्न किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, चेंज कर दिया डेजिग्नेशन इस एक्ट के थ्रू, चेंज डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वाइसराय ऑफ इंडिया। और सबसे पहला वाइसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग, और यही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय बना लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, वाइसराय को जो वाइसराय बनाया गया वो क्या था, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया ब्रिटिश क्राउन का इंडिया के अंदर। ठीक है, ये जो वाइसराय होगा, वाइसरॉय डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, इंडिया के अंदर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रिटिश क्राउन का। और क्या किया गया इस एक्ट के थ्रू, एंड कर दिया गया, एंडेड डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये कौन सा सिस्टम था, डबल गवर्नमेंट का, क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो क्या किया गया, अबोलिश कर दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये जो दो बॉडी बनाई गई थी, कहीं ना कहीं पहले से तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर काम कर ही रहा था, लेकिन फिर से इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। समस्या खड़ी हो रही थी बहुत सारी, जिसके कारण इस एक्ट के थ्रू इन दोनों बॉडी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। समाप्त किया गया तो फिर नया कुछ तो बनाने की ज़रूरत थी, तो क्या किया गया, क्रिएट किया गया न्यू ऑफिस, क्रिएटेड न्यू
ऑफिस, नया ऑफिस इंग्लैंड के अंदर क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का नया बॉडी क्रिएट किया गया। पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बना वो कौन था? फर्स्ट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसका नाम था लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली ब्रिटिश कैबिनेट का ये मेंबर था, स्टैनली। ठीक, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करता था? गवर्न करता था इंडिया को, गवर्न करेगा इंडिया को थ्रू वाइसराय, और उसको मदद किया जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा। ठीक है, ये क्या करेगा? गवर्न इंडिया थ्रू वाइसरॉय और वाइसरॉय को असिस्ट कौन करेगा? असिस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो शुरू से चली आ रही है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बहुत सारा पावर दे दिया गया। ठीक है, क्या? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया vested with complete authority and control over Indian administration। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को, क्योंकि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था। क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। रिस्पॉन्सिबल होने का रीजन क्या बताया गया? कि रिस्पॉन्सिबल होने का रीजन बताया गया कि ये क्या था? मेंबर था। क्या? ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड was responsible ultimately to British पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट को अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अब इसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए इंग्लैंड के अंदर 15 मेंबर का काउंसिल बनाया गया, जिसे काउंसिल ऑफ इंडिया बोला गया। इस काउंसिल में जो मेंबर होंगे, ये इस काउंसिल को काउंसिल ऑफ इंडिया या इंडियन काउंसिल भी बोला गया। ये काउंसिल का काम क्या होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो बनाया गया अ, उसको ये लोग मदद करेंगे। और ये लोग कौन थे? ये इंग्लैंड से ही लोग वहाँ पे चुने गए थे। ठीक है, तो और क्या किया गया? established
15 मेंबर्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इंग्लैंड के अंदर बनाया गया टू असिस्ट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए। इस बॉडी को और क्या बोला गया? काउंसिल ऑफ इंडिया या इंडियन काउंसिल बोला गया, इंडियन काउंसिल। ठीक है, ये सारा सुधार इंग्लैंड के अंदर हो रहा है। इसमें जो लोग चुने जा रहे थे वो कौन थे? पीपुल ऑफ फ्रॉम इंग्लैंड, पीपुल फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोग ही इसमें 15 मेंबर में थे। ये काउंसिल जो था ये एडवाइजरी बॉडी था, जो भी ये जो डिसीजन लेगी उसको मानना जरूरी नहीं था, एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम कर रही थी। काउंसिल वाज एडवाइजरी बॉडी, और ये भी चीज लिख लीजिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एज अ चेयरमैन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होगा वो इसका चेयरमैन रहेगा इस काउंसिल का। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट बनाया गया, कैपेबल ऑफ स्विंग एंड बीइंग स्विच इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। ठीक है, स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, ये क्या है? कैपेबल है और स्विंग एंड बीइंग स्विच इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड, मतलब दोनों जगह, इंडिया में भी इसके ऊपर कोई मतलब मुकदमा कर सकता है या ये किसी के ऊपर कर सकता है, और इंग्लैंड के अंदर भी। इस समय तक सिविल सर्विसेज जो थी कंपनी की, सिविल सर्विसेज का जो जॉब हुआ करता था कंपनी में, हम लोगों ने पहले इससे पहले देखा कि 1853 में भी कुछ सुधार किए गए इससे रिलेटेड। इस समय तक बोला जाता था सिविल सर्विसेज जो कंपनी में थे उसके दो भागों में बांटा गया हुआ था। क्लासीफाई, एक कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस होते थे जिन्हें लॉ के द्वारा बनाया गया था, कंपनी के लॉ के द्वारा, जो हायर सिविल सर्विसेज बोला जाता था, और दूसरा अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज होता था जो बिना किसी नियम कानून के थे, उसे डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता था, उसे लोअर सिविल सर्विसेज बोला जाता था। ये एक्ट कहीं ना कहीं इसी एरिया में कन्फाइंड था कि इसमें जो इंडियन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी चीज़ रिलेटेड, जो भी मशीनरी, जो भी संस्था है, उसको इम्प्रूव किया जाए, जिसके द्वारा उसको इम्प्रूव करके इंडियन गवर्नमेंट को सुप्रिटेंड किया जाए और कंट्रोल किया जाए इंग्लैंड के अंदर में। मतलब इंग्लैंड में बैठ के इंडिया के गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस चीज़ को थी, जो भी संस्था थी उसको इम्प्रूव करने का कोशिश किया गया इस एक्ट के थ्रू, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं सुधार किया गया। लेकिन इसके बाद 3 एक्ट आए काउंसिल के नाम से, जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वो 3 एक्ट थे इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से आए। क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, 1858 के एक्ट में तो ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला, लेकिन इसके बाद जो 3 लॉ आए, जो 3 एक्ट आए हैं, उनमें कुछ सुधार किए गए। पहला आया 1861 में, इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। दूसरा 1892 में आया, इसे भी हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से ही जानते हैं। और तीसरा 1909 में आया, इसे भी हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट और मॉडले मिंटो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही।